नमस्कार, मैं साक्षी श्रीवास्तव नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का निधन हो जाने से पूरा देश शोक में है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लता जी के बेहद करीब और उनको बहुत अच्छे से जानने वाले यतीन्द्र मिश्र जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए, आपने वक्त निकाला। आपने लता सुरगाथा, लता जी के संगीत के सफर पे एक जो किताब लिखी है, तो इसका विचार सबसे पहले आपके मन में कब आया? मैं रचनाकार हूँ और मैं लिखने पढ़ने की ही दुनिया में रमा रहता हूँ। मैं बहुत बचपन से लता जी का बहुत ही घनघोर प्रशंसक होता था, उनके गीत सुनता था। मेरी दादी बचपन में ढोलक पे बहुत सारे गीत, उनके भजन गाती रहती थी। बहुत तन्मयता से सुनता था। जब 5-6 साल की उम्र थी तब ये एहसास ही नहीं था कि ये फिल्म के भी गाने हैं और दादी उन्हें गाती हैं। धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे महसूस हुआ, जब मैं पढ़ने लिखने लगा, फिल्मों के गाने सुनने लगा, घर में हर तरह की स्वतंत्रता थी, संगीत का बहुत सम्मान होता था। खुद मेरी दादी, मेरी मदर, मेरी बुआ लोग सब लता जी की बहुत प्रशंसक थे। तो धीरे धीरे कब उनके प्रेम में पड़ गया मुझे नहीं मालूम, और ईश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं उनसे बात कर पाया। तो मेरी शुरू से इच्छा थी कि मैं लता जी पर अपने ढंग से, एक रसिक के भाव से, एक सहृदय भाव से एक किताब लिखूं। कितनी सफल होगी असफल होगी ये सब कुछ दिमाग में नहीं था, सिर्फ लिखना था, एक जुनून था। उस जुनून को लता जी ने पूरा किया कि उन्होंने इजाजत दी बात करने की, और कई वर्षों तक मैंने बात की। फिर वो किताब, जब आपने लता जी को ये बताया कि आप उनके ऊपर किताब लिखना चाह रहे हैं, तो मतलब लता जी ने आपसे क्या कहा? लता जी ने कहा कि मेरे पर बहुत सारा काम हुआ है, आप नया क्या करेंगे? तो मैंने कहा कि मुझे मालूम है कि ऐसी कोई बात दुनिया जानती बची नहीं है जो आपके बारे में जानती नहीं है, फिर भी मैं एक प्रशंसक की निगाह से करना चाहता हूँ। तो फोन करता रहता था, लेकिन वो हंसकर टाल देती थी। एक बार ऐसा हुआ कि उनको HMV कंपनी उनके लिए कुछ, उनके 80वें वर्षगांठ पे कुछ 80 गानों की एक भेंट सीरीज में निकाल रही थी, तो वो एक गाना उनको नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने ऐसे ही मुझे पूछ लिया, क्योंकि मैं उनसे बातचीत में तो रहता ही था फोन पे। तो मैंने कहा ये गाना मेरे पास है और मैं आपको भेज दूंगा उसकी कॉपी करके, और मैंने कहीं से उसको एक प्राइवेट कलेक्टर से खरीदा था। तो उससे वो बहुत खुश हुई, और वो फिल्म थी गरम कोट, पंडित अमरनाथ का संगीत था, जोगिया से प्रीत किए तू खोए गाना था, वो था बोल थे। तो मैंने भेज दिया, तो वो बड़ी खुश हुई। उन्होंने कहा आप इस पर काम कर सकते हैं। तो दो बातें मुझे नजर आती हैं इसमें। एक तो ये बात, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि उनके पास गाना नहीं रहा होगा, HMV के पास तो अपना आर्काइव रहा होगा, या लता जी के पास रहा होगा, हो सकता है ढूंढने में उनको दिक्कत हुई हो। मुझे लगता है कि वो मेरा एक टेस्ट ले रही थी, परीक्षा ले रही थी, कि जैसे एक होता है कि कोई भी नया व्यक्ति आया है, वो उनसे बात करना चाहता है, उनके जीवन पर लिखना चाहता है, तो खुद कितना तैयार है, या खुद कितना वो गंभीर है, कितना ईमानदार है, कितना शोध और अध्ययन कर रहा है, उसकी शायद बानगी चेक कर रही हूँ, ऐसा मुझे लगता है। और अगर नहीं भी रहा होगा तो भी उनको अच्छा लगा होगा कि चलो इस बच्चे ने मेहनत की है। तो बस उनकी कृपा थी। सर, जैसे आप उनसे बात करते थे, जब वो किस्से बताती थी, तो आप बीच बीच में ये भी सुनने में आया है कि आप से वो बातें बताते बताते घर के कामों के बारे में जिक्र कर दिया। जी, मैंने लिखा है ये किताब में। जी सर। क्योंकि लंबे वक्फे में बात हुई है, घंटों बात हुई है, तो आप हर समय इंटरव्यू करने के मोड में नहीं हो सकते। बात करते करते वो कभी पारिवारिक बातें करती थी, कभी किसी दिन तबीयत नहीं ठीक होती तो अपने बारे में भी बताती थी, क्या सर दर्द हो रहा है। तो स्वाभाविक बात है कि आप उनसे पूछेंगे कि आपने कोई दवाई ली कि नहीं, आराम किया कि नहीं, डॉक्टर से पूछा कि नहीं। तो इस तरह की बातें भी होती थी। कई बार सिर्फ पारिवारिक बातें होकर के रह जाती थी, कोई सवाल हम नहीं पूछ पाते थे, क्योंकि वो रौ दूसरी होती थी। मान लीजिए होली दिवाली के अवसर पर मैं फोन कर रहा हूँ, दशहरे के अवसर पर फोन कर रहा हूँ, तो यही पूछती थी कि अयोध्या में रामलीला होती है कि नहीं, कैसी होती है, होली आप लोग कैसे खेलते हैं, रंग कौन सा इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब स्वाभाविक बातें, और स्वाभाविक बातों की अपनी एक खूबसूरती होती है, उससे आपके रिश्तों में एक पुख्तगी आती है, उससे आपके रिश्तों में एक गर्माहट आती है कि आपको इतने इस स्तर पे वो समझते हैं। अच्छी बात यह है कि मैं उन महान लता मंगेशकर से बात करता था जो अपनी व्यक्तिगत बातें भी साझा करती थी। सर, आपकी जब उनसे बात होती थी तो कहा जाता है, आपने ही बताया था कि मतलब ये ज्यादा बात हो जाती थी, समय सीमा से ज्यादा, कि आधे घंटे का वक्त लिया है तो उससे ज्यादा बात चली जाती थी। इसी में एक बात उन्होंने जैसे अभिनेत्रियों को लेके,
तो ये था कि अभिनेत्रियों के बारे में उन्होंने जिक्र किया था, इस बारे में कुछ बताएं। बहुत सारी चीजें किया है उन्होंने, अभिनेत्रियों के बारे में, संगीतकारों के बारे में, गीतकारों के बारे में, फिल्मों के बारे में, अपने गीतों के बारे में, राइटर्स के बारे में, अपने एसोसिएशंस के बारे में, दोस्तों के बारे में। तो बात ये महत्वपूर्ण नहीं है कि उन्होंने, कि मैंने क्या सवाल किए हैं, बात ये महत्वपूर्ण है कि उन्होंने कितना लंबा सामाजिक, सांस्कृतिक, सांगीतिक जीवन जिया है कि उसमें कोई भी बात, किसी भी सब्जेक्ट पे बात पूछना, उनके अनुभव को जानना एक बड़ी बात थी, एक बड़ा दस्तावेज था। आज हमारे पास दुर्भाग्य से लता जी के बाद ऐसी कोई शख्सियत उस उम्र में पहुंची हुई नजर नहीं आती जिसके पास इतनी बड़ी थाती मौजूद हो संगीत की दुनिया की, जिसने पूरा युग बदलते देखा हो, जिसने पूरा आजादी की बनने की कहानी से लेकर अब तक का जीवन 75 वर्ष तक का भारत की स्वतंत्रता का देखा हो। ऐसी महिला, ऐसे किरदार, ऐसे बड़े व्यक्तित्व से कुछ भी पाना बहुत बड़ा सौभाग्य है। सर, लता जी का जो किस्सा लिखा है किताब में, तो उनके अलावा आपके साथ भी बहुत से किस्से होंगे उनके, तो उसके बारे में देखिए, जब आप एक फिल्म बनाते हैं, जब एक फिल्मकार पिक्चर बनाने जाता है, अपनी कहानी के अनुरूप वो फिल्म शूट करता है और कभी वो 20 रील, कभी 22 रील शूट करता है, लेकिन उसकी एडिटिंग करके 16 या 18 रील की फिल्म दिखाता है। जब आप कपड़े खरीदते हैं, अपने लिए कोई कपड़ा सिलवाते हैं, तो सारा कपड़ा उसमें इस्तेमाल हो गया ऐसा नहीं होता, उसकी कतरने भी निकलती है और आपके शरीर के अनुपात के हिसाब से दर्जी आपका कपड़ा बनाता है। तो वो जो एक दर्जी का काम है, सिलने, बुनने, कताई करने और काटने का, वो काम एक लेखक करता है कि वो तमाम सारी बातें करता है, तमाम सारी चीजें इकट्ठा करता है, तमाम सारे अध्ययन से चीजें निकालता है। लेकिन जब वो अपनी कहानी लिख रहा होता है, जब किसी के जीवन के बारे में बता रहा होता है, तो जितना जरूरी है और जितना उस अनुपात में फिट बैठता है और जितना ये लगता है कि ये बिना बताए इनके जीवन की कहानी या कोई बड़ी बात पूरी नहीं होगी, वो उतना करता है, बाकी चीजें छोड़ देता है। तो जिस तरीके से कुछ भी फिल्म बनाने में रीलें बच जाती हैं, जिस तरह से कपड़े बनाने में कपड़े बच जाते हैं, जिस तरह से कोई बढ़िया व्यंजन बनाने में आपके घर में बनाने की सामग्री बच जाती है, ऐसे ही कुछ बातें, कुछ चीजें, कुछ शब्द बच जाते हैं जो जरूरी नहीं कि सब उसमें रख दिए जाए। सर, 640 पेज की आपकी ये पुस्तक है, तो इसमें 1000 पेज की ये हो सकती थी, लेकिन आपने बहुत, जो उन्होंने बोला था कि बेटा इसको मत लिखना, तो ये ऐसा नहीं बोला था। जी सर, उन्होंने ऐसा कहीं मैंने नहीं लिखा कि इसको मत लिखना। सर। उन्होंने कहा था कि जो भी लिखिएगा, जो भी मेरा वर्जन है, आप उस ढंग से लिखिएगा, और उन्होंने कभी कुछ ना लिखने के लिए मना नहीं किया। मैंने किताब को संपादित करते हुए, उसको चुस्त संपादित करते हुए ये तय किया कि इतने पृष्ठों में ये सारी बात पूरी हो रही है। हालांकि मैंने कल भी कई जगह कहा है, मेरी खुद भी ये सोच है कि कितने सारे यतीन्द्र मिश्र हो जाए, कितनी सारी लता सुरगाथाएं लिख दी जाए, फिर भी इतने महान किरदार के बारे में 500, 700, 1000 पेज में पूरी बात मुकम्मल तौर पर नहीं की जा सकती। जैसे उदाहरण के तौर पर नौशाद साहब के साथ उनका काम है, एस डी बर्मन के साथ काम है, शंकर जयकिशन के साथ काम है, खेमचंद प्रकाश, तो जिन भी बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ उनका काम है, उन सब के म्यूजिकोलॉजी पे, उनके सबके साथ गाए हुए सैकड़ों गीतों पे एक एक किताब लिखी जा सकती है। ऐसे ही उन सारे किरदारों पे लिखी जा सकती है, ऐसे उन सारे गीतकारों पे, मान लीजिए आप मजरू सुल्तानपुरी के बारे में उठाएं, राजेंद्र कृष्ण के बारे में उठाएं, जो लोग उनके जीवन में उन्होंने बहुत सारे गाने लिखे। तो एक गीतकार के साथ अगर हम उनके रिश्तों पे बात करें, अगर हम एक बैनर की तरह बात करें, तो भी शांताराम की फिल्मों के बारे में अलग से बात हो सकती है, विमल राय की फिल्मों पे अलग से बात हो सकती है, राज कपूर की फिल्मों पे अलग से बात हो सकती है, राज खोसला की फिल्मों पे अलग से बात हो सकती है, यश चोपड़ा के बारे में अलग से बात हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि इतना बड़ा जीवन है, इतनी बातें हैं, इतने अनुभव हैं, इतने संस्मरण हैं, सबको समेट पाना मुश्किल है। वो तो पूरी चरितावली, पूरी ग्रंथावली बनेगी जो कई वॉल्यूम्स में बनेगी। सर, ये भी एक था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी लता जी को बहुत मानते थे। उन्होंने बोला कि सबसे ज्यादा प्यार मुझे अगर मिला है तो उनसे मिला है। तो उन्होंने एक बार बोला था अटल जी से कि आप अपना नाम अगर उल्टा करेंगे, तो सर इसके बारे में थोड़ा कुछ नहीं। लता जी ने ऐसे ही उनसे एक बार कहा था कि हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, भारत के लिए काम कर रहे हैं, और अटल जी मेरा नाम लता है, अगर उसको उलट के पढ़िए तो अटल हो जाता है। सर इस पे अटल जी बहुत ज्यादा वो हुए थे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना नहीं, बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से आदरणीय लता दीदी को प्रणाम करता हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। उनके बनाए रास्ते पे, उनके गाए हुए गीतों के रास्ते पे अगर नई पीढ़ी चलेगी
तो अपने देश को बहुत आगे ले जा सकेगी और संगीत की दुनिया को बहुत सुंदर बना के रखेगी।